नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी रॉबिन। चलिए फिर जैव विकास पे आज फिर हम लोग चर्चा करते हैं। पिछला वीडियो में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि लेमार्क साहब ने जैव विकास से संबंधित कुछ अपनी उपधारणाएं एवं सिद्धांत दिए। चलिए फिर रिकॉल कर लेते हैं जैव विकास बोलते किसको है। जब क्रमिक परिवर्तनों द्वारा निम्न कोटि के जीव का विकास जब उच्च कोटि के जीव में हो जाता है तो उसे जैव विकास बोलते हैं। अर्थात कम विकसित कोटि वाले जीव का विकास जब क्रमिक परिवर्तन के द्वारा उच्च विकसित कोटि के जीव में हो जाता है तो हम लोग उसको जैव विकास बोलते हैं। इन्हीं जैव विकास को समझाने के लिए जो क्रमिक परिवर्तन के द्वारा निम्न कोटि से अर्थात कम विकसित से जो उच्च विकसित में हुए, अत्यधिक विकसित में हुए, उच्च कोटि में जो जीव बदले वो कैसे हुआ, इन पे विभिन्न विद्वानों का मत है जो इस प्रकार है, जैसा कि मैंने कल लेमार्क के द्वारा दिए गए सिद्धांत को बताया। लेमार्कवाद के अनुसार लेमार्क साहब का कहना था कि जो भी जीव होते हैं उसमें बड़े होने की प्रवृत्ति होती है तथा वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है एवं अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग का प्रभाव पड़ता है और उपार्जित लक्षणों की वंशागति अर्थात विरासत में मिलता है। कुल जमा बातें ये इन्होंने बोले कि किसी भी जीव को यदि उसके जीवन काल के दौरान जो भी लक्षण, गुण, जो भी आदत वो आए वो क्या होते हैं, उनके आने वाले नए पीढ़ी, बच्चे या संतान में क्या होते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इनका ये कहना था। लेमार्क साहब के द्वारा 4 ही सिद्धांत दिए गए थे। पहला, बड़े होने की प्रवृत्ति से यहाँ क्या लेना देना है कि निम्न कोटि से उच्च कोटि में बदलना। वातावरण का सीधा प्रभाव से उसके शारीरिक ढांचा में परिवर्तन आता है। अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग से, जैसे जिराफ का एग्जाम्पल बताए थे, जो अंग का उपयोग ज़्यादा करेंगे वो ज़्यादा विकसित होगा, जिसका कम करेंगे वो कम विकसित होगा, अर्थात आने वाले समय, आने वाले संतान में वो लोप भी हो सकता है। और चौथा जो इनका था वो उपार्जित लक्षणों की वंशागति विरासत था। उपार्जित का मतलब क्या होता है, अर्जित, लक्षण का लक्षण या आदत हुआ, और वंशागति मतलब विरासत, यानी जो जीवन काल के दौरान कोई जीव जो लक्षण अर्जित किए, जो उनके जीवन काल के दौरान जो आदत बनी वो उनके बच्चे में ट्रांसफर हो सकते हैं। इनका ये कहना था। लेमार्कवाद को हम लोग उपार्जित लक्षणों की वंशागति सिद्धांत या उपार्जित लक्षणों की विरासत सिद्धांत भी इसको बोलते हैं। लेमार्क के सिद्धांत में कुछ कमी रह गई जो आगे चलकर जब नए नए वैज्ञानिक आते हैं तो जरूर संशोधित करते हैं और उसमें एक कमी पाया गया और उसी कमी को दूर करके एक नया सिद्धांत दिया, जो वैज्ञानिक का नाम पड़ा बीजमैन। अर्थात बीजमैन को बोला जाता है नव लेमार्कवाद। नव मतलब नया, लेमार्कवाद का नया थ्योरी यानी बीजमैन ने दिया। लेमार्क ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम था जूलॉजी ऑफ फिलॉसफी या फिलॉसफी जूलॉजिक ऑफ फिलॉसफी इनको बोल सकते हैं। ये लेमार्क का था। अब इन्हीं में से एक डार्विन साहब थे, इनका पूरा नाम है चार्ल्स रोबर्ट डार्विन। इन्होंने जैव विकास पे अपना सिद्धांत दिए जो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब हम लोग देखते हैं कि डार्विन साहब ने जैव विकास से संबंधित इनकी क्या राय थी। इनके अनुसार जैव विकास से संबंधित विकास में अर्थात निम्न कोटि से उच्च कोटि में जो जीव विकसित हुए उस दौरान क्या क्या घटनाएं घटी और कैसे विकसित हुए, डार्विन साहब का इसके आधार पर डार्विन साहब ने अपना मत दिए। डार्विनवाद को विकासवाद का भी सिद्धांत हम लोग बोलते हैं। डार्विनवाद को विकासवाद का सिद्धांत या प्राकृतिक चयनवाद या प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत भी बोलते हैं। नेचुरल सिलेक्शन काफ़ी ये फेमस है, हिंदी में भी पूछा जाता है और ये हिंदी और इंग्लिश में भी पूछा जाता है कि नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी किसने दिया, तो डार्विन साहब ने दिया। किसने दिया? चार्ल्स रोबर्ट डार्विन। का पूरा नाम है चार्ल्स रोबर्ट डार्विन। ये इंग्लैंड देश के रहने वाले थे, एक जैव विकासविद थे। थ्योरी का नाम, जो थ्योरी इन्होंने दिया उस थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। यानी डार्विनवाद का जो सिद्धांत कहलाया वो कहलाया प्राकृतिक चयनवाद या प्राकृतिक वर्णवाद, इंग्लिश में थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। प्राकृतिक चयनवाद का जो सिद्धांत दिया वो किसने दिया? चार्ल्स डार्विन साहब ने दिए। चार्ल्स डार्विन साहब का जैव विकास के संबंध में मुख्य धारणाएं अर्थात सिद्धांत इस प्रकार हैं। इनका कहना था कि प्रत्येक जीवों में संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है वो प्रचुर मात्रा में होती है। जीवों में प्रचुर संतान की उत्पत्ति का कहने का मतलब है कि प्रत्येक जीवों में संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है वो वातावरण से भी अधिक होती है, जो वातावरणीय माहौल है उससे भी अधिक होती है। इनका पहला ये सिद्धांत या धारणाएं थी। इंग्लिश में ओवर प्रोडक्शन, ये एग्जाम में यही शब्द दिए जाते हैं, ओवर प्रोडक्शन। तो ओवर प्रोडक्शन का सिद्धांत किसने दिया? तो चार्ल्स डार्विन बोलेंगे। ओवर प्रोडक्शन इसलिए हाईलाइटेड कर दिए हैं, इसको याद रखिएगा। जीवों में प्रचुर संतान की उत्पत्ति से क्या तात्पर्य है? तो प्रत्येक जीव संतान उत्पन्न करने
की जो क्षमता होती है वो वातावरणीय से क्या होती है, अधिक होती है, अर्थात प्रत्येक जीवों में संतान उत्पन्न करने की प्रचुर मात्रा होती है। जीवन संघर्ष, दूसरा क्या है, जीवन संघर्ष, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। इसी जीवन संघर्ष के आधार पे उनका क्या किया जाता है, चयन किया जाता है। जीवन संघर्ष के आधार पे किसी जीव का चयन किया जाता है कि वो उच्च कोटि में होंगे या निम्न कोटि में होंगे। तीसरा जो इन्होंने दिए वो दिए विभिन्नताएं और इसकी वंशागति। तो पहला हो गया जीवों में प्रचुर संतान की उत्पत्ति, अर्थात प्रत्येक जीवों में संतान उत्पन्न करने की प्रचुर मात्रा में क्या होती है, क्षमता होती है उनके पास। ओवर प्रोडक्शन, याद रखेंगे हम लोग ओवर प्रोडक्शन। जीवन संघर्ष, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जीवन संघर्ष के आधार पे ही उनका चयन किया जाता है। इसी के आधार पे ये प्राकृतिक चयन या नेचुरल चयन इनका नाम पड़ा, प्राकृतिक चयन या प्राकृतिक वर्ण इनका नाम पड़ा इस सिद्धांत का। तीसरा है विभिन्नताएं और इसकी वंशानुगति। इसका कहने का अर्थ हुआ कि जो आने वाले अगली पीढ़ी होंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अपने पूर्वज के जैसे ही A to Z होंगे, उनमें क्या होंगी, अलग अलग भिन्नताएं पाई जा सकती है। चौथा है योग्यतम की अतिजीविता, यही है इनका प्राकृतिक चयन। प्राकृतिक जो चयन है यही है योग्यतम की अतिजीविता, यानी जीवन संघर्ष के आधार पे क्या किया जाता है, जीवों का चयन किया जाता है, और यही हमारा जो सिद्धांत कहलाया प्राकृतिक चयन कहलाया। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये एजिट एग्जाम में लिखा हुआ मिलता है हिंदी में कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिए, तो बोलेंगे चार्ल्स रोबोट डार्विन साहब ने दिए। किस वैज्ञानिक ने दिए, चार्ल्स रोबोट डार्विन साहब। जिस प्रकार लेमार्क के 4 उपधारणाएं थे जैव विकास से संबंधित, उसी प्रकार चार्ल्स डार्विन के भी 4 सिद्धांत हैं। पहला है कि कोई भी जीव प्रचुर मात्रा में अपनी संतान की उत्पत्ति कर सकता है, यानी प्रचुर मात्रा में उसके अंदर कैपेसिटी है संतान उत्पन्न करने की। दूसरा उन्होंने बोले कि जीवन संघर्ष, जीवन संघर्ष का तात्पर्य है कि निम्न कोटि के जीव उच्च कोटि के जीव में क्या होते हैं, वो बदलते हैं, और उस दौरान जो उस कोटि के जीव में बदले और उस वातावरण के अनुकूल रह गए और अपने विकसित अवस्था में रह गए, उन्हीं का चयन होगा, और यही सिद्धांत हमारा प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत कहलाया। तीसरा है विभिन्नताएं और इसकी वंशानुगति। इनका कहने का मतलब है कि जो पीढ़ी आएंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अपने पहले माँ बाप जैसे ही होंगे या उनके सारे के सारे गुण उसमें होंगे। तो ये 4 सिद्धांत इन्होंने दिए। अब आगे देखते हैं, इनका भी एक पुस्तक का नाम है दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। जिस तरह जूलॉजी ऑफ फिलॉसफी जो उनका पुस्तक थे लेमार्क साहब के, उसी तरह इनका एक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक में ये 4 सिद्धांत, जिस तरह वो 4 सिद्धांत उन्होंने फिलॉसफी जूलॉजी में प्रकाशित किए थे, उसी तरह इस पुस्तक में इन्होंने ये 4 सिद्धांत दिए थे। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसी को हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति। ये एग्जाम में ये सब लिखा मिल सकता है कि प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया, तो चार्ल्स डार्विन ने। या द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये पुस्तक का तो नाम एकदम रट ही लेंगे। चार्ल्स डार्विन सिद्धांत का अध्ययन, इन्होंने जो अपना अध्ययन किए इस सिद्धांत के लिए, वो स्थान था गैलोसागो द्वीप, और उस समय वो अटलांटिक महासागर की यात्रा कर रहे थे HM बीगल जहाज़ के द्वारा, और जो अपना सिद्धांत का जो परीक्षण किए, जो अपना सिद्धांत पे जिस पक्षी को वो चुने, उस पक्षी का नाम था फिंचीज। इसी फिंचीज पक्षी पे उन्होंने अपना क्या किए, अध्ययन किए, शोध किए। तो पूछेगा कि चार्ल्स डार्विन साहब ने किस पक्षी पे अपना शोध किए, तो बोलेंगे फिंचीज पक्षी पे शोध किए। किस पक्षी पे, फिंचीज पक्षी पे। कहाँ किए, तो गैलोसागो द्वीप पे किए। किस जहाज़ से यात्रा कर रहे थे, HM बीगल जहाज़ से। कौन से महासागर में, तो अटलांटिक महासागर में कर रहे थे। शायद यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि योग्यतम की जो उत्तरजीविता नामक शब्द का प्रथम जो प्रयोग किए थे वो स्पेंसर साहब ने किए थे। भले ही ये थ्योरी जो दिए थे, सर्वाइवल ऑफ द जो फिटेस्ट की जो थ्योरी दिए थे वो डार्विन साहब दिए थे। डार्विन और इनमें से भी एक रसेल बैलेस साहब थे, लेकिन सबसे ज़्यादा योगदान डार्विन साहब का रहा, इसीलिए इनका नाम बार बार आता है। तो पूछेगा योग्यतम की उत्तरजीविता अर्थात प्राकृतिक चयनवाद के जो शब्द का जो प्रयोग किए वो सर्वप्रथम किसने किए, स्पेंसर साहब ने किए। लेकिन जो थ्योरी दिए योग्यतम की उत्तरजीविता नामक जो थ्योरी दिए वो दिए डार्विन साहब एवं बैलेस ने। ये इनके चार्ल्स डार्विन से संबंधित बातें थी। तो चार्ल्स डार्विन ने 4 सिद्धांत दिए। ये अपना इनका 4 मत था जैव विकास से संबंधित। पहला मत क्या था इनका, कि कोई भी जीव यानी किसी भी जीव में जो है अपने संतान उत्पन्न करने की प्रचुर मात्रा में उनके पास क्या होती है, क्षमता होती है या कैपेसिटी होती है। दूसरा उन्होंने बताया कि इस वातावरण या पृथ्वी पे जीवन संघर्ष होता है। इसी जीवन संघर्ष से जो निम्न कोटि से उच्च कोटि के जीव बन गए और वो रह गए, उन्हीं का चयन किया जाता है।
ये दूसरा थे। तीसरा थे कि विभिन्नताएं तथा वंशागत थी। इसका कहने का मतलब था कि जो आने वाली पीढ़ी में जो गुण होंगे, लक्षण होंगे, आदत होंगे, कोई ज़रूरी नहीं है माँ बाप के जैसे ही होंगे। चौथा था प्राकृतिक चयनवाद, जैसे मैंने दूसरा में बताया था आपको कि जीवन संघर्ष के ही दौरान जो जीवित रह गए, जो विकसित होकर रह गए, उनका चयन किया गया और यही सिद्धांत कहलाया डार्विनवाद का सिद्धांत या प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत या प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत, और इंग्लिश में नेचुरल सिलेक्शन कहलाता है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इनकी कमी रह गए कि ये जीवों में होने वाली विविधता की उत्पत्ति एवं कारण नहीं बता पाए। क्या नहीं बता पाए? जीवों में होने वाली विविधता की उत्पत्ति एवं कारण नहीं बता पाए। जैसे कि उनके माँ बाप से संतान में जो अलग गुण आए, ये नहीं बता पाए। वो बहुत सारे ऐसी चीज़ है जो नहीं बता पाए। हम लोग एग्जाम के व्यू से ये सिर्फ देखेंगे। इसी को शुद्ध किए अर्थात बताए एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ह्यूगो डी व्रीज। इसलिए इस सिद्धांत डार्विनवाद के सिद्धांत को नव डार्विनवाद कहा गया, क्योंकि जिस तरह लैमार्कवाद के सिद्धांत को सही किए थे जिसने बिजमैन ने, इसलिए नव लैमार्कवाद कहलाया। उसी प्रकार चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत को ये गलत साबित कर दिए, अर्थात उनमें जो कमी रही वो बताए किसने? ह्यूगो डी व्रीज ने। इसलिए ये जो थ्योरी कहलाए या ये सिद्धांत कहलाए वो नव डार्विनवाद कहलाए। तो एग्जाम में पूछेगा लैमार्कवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो लैमार्क ने दिया। नव लैमार्कवाद का सिद्धांत किसने दिया? बिजमैन ने दिया। डार्विनवाद, प्राकृतिक चयनवाद या प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया। लेकिन नव डार्विनवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो ह्यूगो डी व्रीज ने दिया। अब पढ़ते हैं ह्यूगो डी व्रीज से संबंधित। ह्यूगो डी व्रीज साहब ने, इन्होंने भी एक सिद्धांत दिया, अर्थात उन्हीं की बातों को बताए कि जीवों में होने वाली विविधता की उत्पत्ति एवं कारण जो डार्विन साहब ने नहीं बता पाए वही बताए कौन? तो ह्यूगो डी व्रीज साहब ने बताए। किसने बताए? तो ह्यूगो डी व्रीज साहब ने बताया। और इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिए वो कहलाया, जो मत दिए, उत्परिवर्तनवाद कहलाया। उन्होंने बताया कि उत्परिवर्तन के ही कारण जीवों में होने वाली विविधता की उत्पत्ति एवं कारण की पता चल पाता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो ये हॉलैंड देश के रहने वाले थे, पादप शास्त्री थे, बॉटनिस्ट थे। अपना सिद्धांत का प्रयोग इन्होंने जो किए वो सांद प्रिमरोज या आइनोथेरा लैमार्कियाना पौधा पे किए। जिस तरह चार्ल्स डार्विन साहब ने अटलांटिक यात्रा के दौरान जो पक्षी फिंचिस पक्षी पे जो अपना अध्ययन जो किए, जो सिद्धांत देने के लिए, उसी तरह हॉलैंड के पादप शास्त्री ह्यूगो डी व्रीज साहब ने एक पौधे पे अपना क्या किए? वो परीक्षण किए, अर्थात अध्ययन किए। उस पौधा का नाम था सांद प्रिमरोज या लैमार्कियाना। पूरा याद नहीं रखेंगे, लैमार्कियाना पौधा या सांद प्रिमरोज पौधा याद रखेंगे। ये एक पौधा पे परीक्षण किए, जबकि डार्विन साहब ने जो किए वो पक्षी पे किए। पक्षी का नाम फिंचिस था और HM बीगल जहाज का नाम था, और गैलोपागोस द्वीप पे किए। इनके अनुसार नई जाति की उत्पत्ति एक ही बार में स्पष्ट एवं वंशागत होती है, अर्थात आकस्मिक परिवर्तन के फलस्वरूप होती है। इनके अनुसार क्या थे? नई जाति की उत्पत्ति एक ही बार में स्पष्ट हो जाती है और वंशागत भी हो जाती है, ये पता चल पाता है। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण उन्होंने उत्परिवर्तन बताए कि जो कि चार्ल्स डार्विन साहब यही बात नहीं बता पाए थे कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है, वो नहीं समझा पाए। यही सब बातों को ह्यूगो डी व्रीज ने समझाया, इसीलिए उनका सिद्धांत नव डार्विनवाद का सिद्धांत कहलाता है। और साथ ही साथ उत्परिवर्तन के कारण होता है, जिसकी वजह से उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत बोला जाता है। म्यूटेशन थ्योरी, अर्थात म्यूटेशन थ्योरी किसने दिया? तो ह्यूगो डी व्रीज ने दिए। उत्परिवर्तन का सिद्धांत कहलाता है नव डार्विनवाद। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, उत्परिवर्तन का सिद्धांत नव डार्विनवाद, क्योंकि डार्विनवाद के सिद्धांत को ही क्या किए? ये प्यूरीफाई किए। जो उनको नहीं समझ में आए वो बताया कि ऐसा क्यों होता है, वो ह्यूगो डी व्रीज साहब ने बताया। जीवों में एक नई जाति की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक उत्परिवर्तन ही है, क्योंकि यही दो कारण थे कि जीवों में नई जाति की उत्पत्ति का कारण वो पता नहीं पाए थे, और वो जो कारण था वो उत्परिवर्तन के कारण ऐसी हो रही थी। अर्थात जीवों में होने वाली विविधता की उत्पत्ति एवं कारण को समझाया किसने? तो ह्यूगो डी व्रीज ने। तो ये रहा ह्यूगो डी व्रीज साहब का सिद्धांत। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ह्यूगो डी व्रीज साहब ने क्या दिए? उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिए, म्यूटेशन की थ्योरी दिए, जो कि डार्विन साहब नहीं बता पाए। वो क्या नहीं बता पाए? उन्होंने ये नहीं बता पाए कि जीवों में होने वाली विविधता की उत्पत्ति एवं कारण क्या है। और इसी चीज़ को ह्यूगो डी व्रीज साहब ने बताया कि विविधता की उत्पत्ति एवं कारण जो है वो है उत्परिवर्तन, म्यूटेशन है। क्या है? उत्परिवर्तन है। इसलिए इन्होंने ये थ्योरी दी है, म्यूटेशन की थ्योरी, और जो सिद्धांत कहलाए वो उत्परिवर्तनवाद कहलाए और नव डार्विनवाद कहलाए।
यानी डार्विनवाद का क्या एक नया रूप, नव डार्विनवाद। इसलिए एग्जाम में आए नव डार्विनवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो आपको मिलेगा नव डार्विनवाद, और डार्विन रहेगा ऑप्शन में, लगेगा डार्विन मार दे, नहीं, नव डार्विनवाद का जो सिद्धांत दिए वो दिए ह्यूगो डी व्रिज दिए, जिन्होंने उत्परिवर्तन का सिद्धांत भी बोले। अब कुछ जैव विकास से संबंधित मुख्य बातें देखते हैं। जैव विकास की मौलिक परिकल्पना आधारित है परिवर्तन के साथ अवतरण। पृथ्वी की उत्पत्ति जो हुई है 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई है। ये सब आप रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में एजिट पूछा जाता है। हम वही लिखे हैं जो एग्जाम में आए हैं, कहीं ना कहीं पूछा गया है। किसके फलस्वरूप जीवन की उत्पत्ति सबसे आधुनिक है, तो रासायनिक उद् विकास के फलस्वरूप। भौतिकवाद या पदार्थवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो AI ऑपेरिन ने दिए। इनकी एक पुस्तक है जीवन की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ लाइफ। एक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है वो चार्ल्स डार्विन साहब का, किनका है, चार्ल्स डार्विन साहब का है। एक है ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ, जहाँ लाइफ की बात आएगी वो ऑपेरिन साहब की लाइफ की बात आएगी, लेकिन जहाँ स्पीसीज की बात आएगी वो चार्ल्स डार्विन की स्पीसीज की बात आएगी। देखो हिंदी में प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति। इस चैप्टर में हमने 3 बुक देखे। एक लेमार्क साहब ने बुक लिखे जिसका नाम था फिलोसफी जियोलॉजी की, या जियोलॉजिक ऑफ फिलोसफी, जिसमें उन्होंने अपने सिद्धांत को प्रकाशित किए थे, बड़े होने की प्रवृत्ति और वातावरण का सीधा प्रभाव और अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग का प्रभाव तथा उपार्जित लक्षणों की वंशागति, अर्थात अर्जित लक्षणों की विरासत का सिद्धांत, वो उन्हीं में प्रकाशित किए थे। चार्ल्स डार्विन ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ क्या था, स्पीसीज, और उसमें अपने मत दिए थे, जिसमें बताए थे कि जीवों के अंदर प्रचुर मात्रा में संतान पैदा करने की क्षमता होती है। वो जीवन संघर्ष करते हैं और उसके बाद उनमें विभिन्नताएं, उनके वंशानुगति में विभिन्नताएं पाई जाती है, और उनके बाद उनका क्या होता है, प्राकृतिक चयन किया जाता है। यही उनका 4 सिद्धांत प्रकाशित हुए थे, किसमें, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में हुए थे। इस प्रकार 3 पुस्तक हो गए। कौन कौन सा, जीवन की उत्पत्ति ओरिजिन ऑफ लाइफ AI ऑपेरिन साहब के हैं, फिलोसफी ऑफ जियोलॉजी लेमार्क साहब के हैं, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डार्विन साहब के हैं। भौतिकवाद या पदार्थवाद के अनुसार क्या थे, AI ऑपेरिन साहब के अनुसार जीवन अर्थात प्रारंभिक जीवों की जो उत्पत्ति हुई थी वो 4 अरब वर्ष पूर्व हुए थे। कहाँ हुआ था, तो आदि सागर में। नाम क्या था, न्यूक्लियो प्रोटीन्स। वो थे परपोषी थे और अवायवीय थे, यानी उस समय क्या था, शोषण की भी क्रिया नहीं कर पाते थे, और स्वपोषी भी नहीं थे, परपोषी थे, किसी दूसरे पे निर्भर थे, एक वायरस जैसे थे। प्रोकैरियोटिक कोशिकीय जीव का उद्भव यानी जीवन का उत्पन्न कब हुआ, तो 3.8 अरब वर्ष पूर्व हुआ। यानी पृथ्वी हम लोग पढ़े थे कितना, 4.2 अरब वर्ष पूर्व, और प्रारंभिक जीवों की उत्पत्ति जो हुई 4 अरब वर्ष पूर्व हुई। प्रोकैरियोटिक कोशिकीय जीव का उद्भव हुआ 3.8 वर्ष पूर्व, और यूकैरियोटिक कोशिकीय जीव का जन्म हुआ 2 अरब वर्ष पूर्व। ये अरब वाले वर्ष सारे याद रखेंगे। जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई, उसके बाद प्रारंभिक जीवन की उत्पत्ति 4 अरब वर्ष पूर्व, यानी पृथ्वी की उत्पत्ति के 0.6 घटा देंगे तो 4 अरब वर्ष पूर्व किसकी उत्पत्ति हुई, जीवों की उत्पत्ति। और उस समय जो जीव की उत्पत्ति हुई उसका नाम न्यूक्लियो प्रोटीन्स कहलाया, और न्यूक्लियो प्रोटीन्स के रूप में हुआ, और कहाँ हुए, तो आदि सागर में। उसके बाद उससे थोड़ा विकसित जो जीव का जो उद्भव हुआ, विकास हुआ, वो 3.8 अरब वर्ष पूर्व हुआ, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकीय जीव का उद्भव कहलाता है। ये ध्यान रखना, एग्जाम में पूछेगा, प्रोकैरियोटिक कोशिकीय जीव का जन्म कितने अरब वर्ष पूर्व हुआ था, 3.8, और इसके पहले न्यूक्लियो प्रोटीन्स के रूप में जो जीव का जन्म हुआ वो कब हुआ, 4 अरब वर्ष पूर्व। यूकैरियोटिक का हुआ 2 अरब वर्ष पूर्व। प्राचीन या आदिम के समय पृथ्वी पर अनुपस्थित गैस ऑक्सीजन थे। इस प्रकार हमारा ये चैप्टर समाप्त हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में घटना चक्र प्लस NCERT से संबंधित, जैव विकास से संबंधित जितने सारे क्वेश्चन होंगे सब के सब डिस्कस करेंगे। चलिए, तो जैव विकास से संबंधित शुरू से लेकर अंत तक एक बार रिकॉल करवा देते हैं। तो जैव विकास किसे कहते हैं, जब क्रमिक परिवर्तनों द्वारा निम्न कोटि का जीव का विकास जब उस कोटि के जीव में हो जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जैव विकास बोलते हैं। अर्थात सरल जीवों का विकास क्रमिक परिवर्तन द्वारा जटिल जीवों में होना ही क्या कहलाता है, जैव विकास कहलाता है। इन्हीं जैव विकास से संबंधित कुछ वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए, जैसे लेमार्क साहब ने दिए, और वो सिद्धांत कहलाए लेमार्कवाद का सिद्धांत। इनके 4 सिद्धांत थे, बड़े होने की प्रवृत्ति, वातावरण का सीधा प्रभाव, अंगों का उपयोग या अनुपयोग का प्रभाव, जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। यूज एंड डिसयूज थ्योरी किसने दी है, यूज का मतलब उपयोग, डिसयूज का मतलब अनुपयोग। और मेन जो सबसे बड़ा इनका जो सिद्धांत, जो सबसे बड़ी बातें बोली, उपार्जित लक्षणों की वंशागति सिद्धांत। अर्थात कोई भी जीव अपने जीवन काल के दौरान जो भी अपने गुण आदत अर्जित करते हैं वो क्या करते हैं, अपने वंश में ट्रांसफर करते हैं। यही कहलाया इनका वंशागति का सिद्धांत। लेमार्कवाद को उपार्जित लक्षणों की वंशागति का भी सिद्धांत बोलते हैं, और इन्होंने एक पुस्तक लिखे जियोलॉजिक ऑफ फिलोसफी। इनका पुस्तक का नाम था जियोलॉजिक ऑफ फिलोसफी, और इसी में 4 सिद्धांत इनका क्या हुआ,
प्रकाशित हुए। और नव लैमार्कवाद के जो सिद्धांत दिए वो बिजमैन साहब दिए। ये हो गए लैमार्कवाद से संबंधित। अब डार्विन साहब ने भी अपना मत दिए जैव विकास से संबंधित। उन्होंने बोले कि देखिए लैमार्क साहब, आप सही से जैव विकास से संबंधित बातें नहीं बता पाए। तो इन्होंने अपना जो सिद्धांत दिए वो दिए प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत या प्राकृतिक वरणवाद का सिद्धांत, यही कहलाया उनका डार्विनवाद का सिद्धांत। इनका कहना था कि जीवों में प्रचुर मात्रा में संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है और जीवों में जीवन संघर्ष होता है, और साथ ही साथ उनके वंश में विभिन्नताएं भी पाई जाती है, यानी वेरिएशंस एंड देयर इनहेरिटेंस। और योगतम की अतिजीविता, योगतम का मतलब होता है योग प्लस उत्तम, अर्थात जीवों के विकास के क्रम के दौरान जो सबसे अच्छे जीव विकसित हुए उन्हीं का चयन किया जाएगा। और यही वजह है कि इनका सिद्धांत प्राकृतिक चयनवाद और प्राकृतिक वरणवाद नाम रखा गया। इंग्लिश में थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इनका बोला जाता है। इनके थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, हिंदी में प्राकृतिक चयनवाद या वरणवाद बोलते हैं। इनकी एक पुस्तक थी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, और उनकी पुस्तक थी जियोलॉजिक ऑफ फिलोसफी या फिलोसफी जूलॉजिक, उनकी पुस्तक थी लैमार्क साहब का। इनका पुस्तक था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। चार्ल्स डार्विन साहब ने अपना सिद्धांत का जो अध्ययन किए वो कहाँ किए, तो गैलोसागर द्वीप पे किए। उस समय अटलांटिक महासागर की यात्रा कर रहे थे HM बीगल जहाज से, और फिंचिस पक्षी पे इन्होंने अपने सिद्धांत का क्या किया, अध्ययन किए। उनके बाद योगतम उत्तरजीविता नामक शब्द का जो प्रथम प्रयोग स्पेंसर साहब ने किए, लेकिन ये थ्योरी जो दिए थे वो डार्विन एवं रसेल बैलेस मुख्य रूप से डार्विन साहब ने दिए थे। लेकिन इन्होंने जीवों में होने वाली विविधता की उत्पत्ति एवं कारण नहीं बता पाए। इन्हीं उत्पत्ति एवं कारण को दूर करने के लिए उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिए, अर्थात जो कारण होते थे विविधता की उत्पत्ति एवं कारण जो होते थे उसका मेन रीजन था, कारण जो था वो उत्परिवर्तन था। यही वजह है कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत कहलाया, और ह्यूगो डी विरिस साहब ने दिए, और ये सिद्धांत नव डार्विनवाद का सिद्धांत भी कहलाया। उन्होंने जो अपना सिद्धांत का जो अध्ययन किए, जो परीक्षण किए, वो एक पौधा पे किए जिसका नाम था शांत प्रिमरोज या लैमार्कियाना था। इनके अनुसार कहना था कि नई जाति की उत्पत्ति एक ही बार में अस्पष्ट एवं आकस्मिक परिवर्तन के फलस्वरूप हो जाती है। उसके बाद कुछ जैव विकास से संबंधित मुख्य बातें थी। जैव विकास की मौलिक परिकल्पना आधारित है परिवर्तन के साथ अवतरण। पृथ्वी की उत्पत्ति 4.6 अरब वर्ष हुई थी। पृथ्वी पर सबसे पहले जो जीव आए थे, जो जीवन की उत्पत्ति हुई थी, वो 4 अरब वर्ष पूर्व हुआ था, जिसका नाम था न्यूक्लियो प्रोटीन्स। और कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था हमारा आदि सागर में। उसके बाद एक कोशिकीय जीव प्रोकैरियोटिक जीव की उत्पत्ति हुई 3.8 अरब वर्ष पूर्व। उसके बाद यूकैरियोटिक कोशिकीय जीव की उत्पत्ति हुई 2 अरब वर्ष पूर्व, जो क्या थे, जैसे जो वर्तमान में जो अभी जितने सारे ये जीव हैं। प्राचीन या आदिम के समय पृथ्वी पर अनुपस्थित गैस जो रहा वो ऑक्सीजन रहा, अर्थात जिस समय जीवन की उत्पत्ति न्यूक्लियो प्रोटीन्स हुआ था उस समय ये ऑक्सीजन गैस नहीं पाया जाता था। अर्थात यूँ कहें कि जीवन की उत्पत्ति के समय कौन सी गैस नहीं थी, तो ऑक्सीजन ही नहीं थी। और ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सारी की सारी बातें आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला जो वीडियो आएगा इन्हीं से संबंधित सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, और खास करके घटना चक्र प्लस NCERT के क्वेश्चन होंगे। इसी के साथ ही जय हिंद जय भारत।